हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है बहुत ही बेस्ट क्लास आज पीजीटी लैब स्टेंट और सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये फिजिक्स का क्लास है लैब स्टेंट और पीजीटी का, जो कि अभी 1-2 महीना में होने वाला है। और फिजिक्स का ऑल फार्मूलाज आपको मिलेंगे जो इम्पॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आते हैं। सारे फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपसे इस फार्मूला से कम 15 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, जो अभी फार्मूलाज बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को एकदम थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और इसका जो है पीजीटी लैब स्टेंट फिजिक्स का पूरा क्लास कराया जा रहा है। अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ओनली 399 में, ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग के लिए ऑफर है 399 में पूरा लैब स्टेंट का कोर्स मिल रहा है। ठीक है, आप खरीदना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। और दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी या झारखंड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो नागपुरी का फुल क्लास करा दिया गया है ना। जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और भी जो क्लास अभी आई थिंक 10 क्लास करा दिए गए हैं लैब स्टेंट और फिजिक्स का, जो पीजीटी के लिए 10 क्लास और भी चल ही रहे हैं क्लास। ठीक है, लेकिन आपको फुल कोर्सेज मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ कर देंगे तो दोस्तों चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। आपका यहाँ ऑल फार्मूलाज पढ़ाया जाएगा फिजिक्स का, ग्रेजुएशन से 11th की ओर। कैसे हम लोग करने वाले हैं, ग्रेजुएशन से 11th की ओर, ठीक है, बीएससी से फिर 12th का फिर 11th का, सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो भी सारे एग्ज़ाम में आने वाले, है ना। चलिए, तो फर्स्ट जो है आपको दृढ़ पिंड गतिकी का सूत्र, जितने सारे दृढ़ पिंड गतिकी में जितने सूत्र आते हैं वो चीज़ आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है पहले जो ग्रेजुएशन लेवल के चैप्टर का है कुछ कराया गया है, और फिर उसका पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप खरीदना चाहते हैं उसका क्लास भी कराया जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ जो है फॉर्मूला एक चक्कर या मिनट का परिवर्तन चक्कर या प्रति सेकेंड में करने के लिए आरपीएम को आरपीएस में करने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। जैसे कि 300 आरपीएम है, ठीक है, 300 आरपीएम दिया हुआ है, उसको हम लोग आरपीएस में कन्वर्ट करना है तो उसको 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी कि कितना 5 आरपीएस हम लोग का चेंज हो गया है। नेक्स्ट चलिए कोणीय वेग को ओमेगा, इसको ना डब्ल्यू नहीं कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूलाज डायरेक्ट भी पूछ दिए जाते हैं और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कोणीय वेग जो है ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। ठीक है ना, और इसी तरह एक चक्कर को काटने में 360 डिग्री का कोण बनाता है। कोई भी चीज़, कोई भी एक सर्कल बनाता है तो 360 को 2 मल्टीपल पाई का मतलब 180 होता है, यानी कि 360 हो गया, तो 2 पाई बाई टी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए t इज इक्वल टू 1/f, f क्या है यहाँ आवृत्ति है, और f इज इक्वल टू 1/t, यहाँ t आवर्तकाल है। ठीक है, तो आवृत्ति का फॉर्मूला 1/t हो जाएगा। और अगर हम लोग आवर्तकाल डायरेक्ट निकालने के लिए, अगर आवृत्ति दे न्यूमेरिकल्स में, अगर आवर्तकाल निकालने के लिए बोले तो आप ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, किसके अनुसार, इसके अनुसार। ठीक है, चलिए कोणीय त्वरण का जो फॉर्मूलाज होता है वो क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1 डिवाइडेड बाई टी। आपका अभी सारा हैंग जा रहा होगा, माइंड एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे सर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो भाई आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बस जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं ना वैसे फार्मूला को लिख लीजिए और रख लीजिएगा। ठीक ना, आपको जब क्लास कराएंगे या जब पीडीएफ खरीदिएगा तब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। चलिए यहाँ देखिए, त्वरण जब होता है रेखीय गति में और घूर्णन गति में कैसे कैसे फॉर्मूला जो यूज होता है उसको अभी हम लोग बताने वाले हैं। और ये कोणीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। u को ω1 से सूचित करते हैं हम लोग, याद रखिएगा ये एकदम। a को अल्फा के द्वारा सूचित करते हैं, v को ω2 के द्वारा सूचित करते हैं, और s को थीटा के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है,
यहाँ देखिए, जैसे रेखीय गति में सूत्र क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछ सकता है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए v के बदले क्या हम लोग बोले हैं, घूर्णन गति में क्या हो जाता है, v के बदले ओमेगा 2 हो जाता है। तो देखिए v के जगह पर ओमेगा 2 लिखे हैं, बस ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका ये घूर्णन गति ये हम लोग को पढ़ना है, इस पर एकदम कंफर्म आएगा न्यूमेरिकल्स। और कौन सा फॉर्मूला कब यूज होता है ये भी आपको सारी बात बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये ओमेगा 2 है ना, यानी v के जगह पर ओमेगा 2, यहाँ u के जगह पर ओमेगा 1 का यूज होता है तो ओमेगा 1, a के जगह पर अल्फा यूज होता है तो अल्फा यहाँ, और t के जगह पर t, यानी ओमेगा 2। अगर घूर्णन गति का प्रथम जो समीकरण आपसे पूछे कि ओमेगा 2 इक्वल टू क्या होता है तो ओमेगा 1 प्लस अल्फा t होता है। ठीक है, यही आज सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। एस के जगह पर थीटा बोल सकते हैं, यू के जगह पर ओमेगा 1 टी प्लस 1/t यानी कि हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना, तो यहाँ ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं, और ये आपको क्लास कैसा लग रहा है, एकदम अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, है ना। तो यहाँ देखिए एच एन इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 1/2a रूट अंडर 2n-1। यही आपका अगर ये nवें सेकेंड में तय करने का विस्थापन अगर आपसे पूछे, nवें सेकेंड में तय करने का विस्थापन, तो आप ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थीटा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस 1/2 अल्फा रूट अंडर नहीं है, ब्रैकेट का अंदर है ब्रैकेट 2n-1। नेक्स्ट, कौन समीकरण कब यूज करें, कैसे पता चलेगा। देखो, अगर न्यूमेरिकल्स में थीटा का नहीं दिया हुआ है और नहीं पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अगर थीटा का मान नहीं दिया हुआ है और नहीं हुए पूछ रहा है कि थीटा का मान निकालो, तो आप समीकरण 1 यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा समीकरण 1 यू कौन होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर ओमेगा 2 नहीं दिया हुआ है और नहीं पूछ रहा है तो आप समीकरण 2 का यूज करेंगे। देखिए समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2 आपका ये है। नेक्स्ट, अगर t नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं पूछ रहा है, तो इक्वेशन आप 3 यूज करते ही हैं या फिर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, रेखीय गति में संवेग को संवेग ही कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बल को बल, द्रव्यमान रेखीय गति में। लेकिन घूर्णन गति में समानता क्या होता है, इसलिए हम इसको कंपैरिजन करा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ देखिए संवेग को ही घूर्णन गति में कोणीय संवेग हो जाता है, बल जो है बल आघूर्ण हो जाता है, और द्रव्यमान जो है जड़त्व आघूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो बिंदु द्रव्यमान के लिए जड़त्व आघूर्ण, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, न्यूमेरिकल पूछ देगा कि बिंदु द्रव्यमान के लिए जड़त्व आघूर्ण निकालें। क्वेश्चन पूछकर आपको सारे प्रश्न कराए जाएंगे, हड़बड़ाइए मत, सारे क्लास कराए जा रहे हैं, आप क्लास से जुड़िए, या फिर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला है, I = mr²। ठीक है, नेक्स्ट, वलय या फिर खोखले बेलन या चूड़ी काड़ा के लिए जो है जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, वलय यानी कि रिंग, खोखले बेलन। ठीक है, वलय खोखले बेलन के लिए I = mr²। ये क्या है, ए जो है इस कंडीशन दिया हुआ है कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरता हुआ तल के लंबवत होता है, तब ये फॉर्मूला लगता है। अब यही जो है द्रव्यमान तल के क्षैतिज तल से गुजरता है, तो यही डिवाइड में 2 लग जाएगा, यानी कि mr²/2 हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूलाज की ओर। चकती, थाली, प्लेट, तस्तरी या ठोस बेलन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो द्रव्यमान केंद्र से जब गुजरता है तो उसका हो जाएगा I = mr²/2। बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न ना, ये प्रश्न आया हुआ था छड़ के लिए, देखिए ये वाला प्रश्न आया हुआ था, छड़ के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है रोड के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए द्रव्यमान के केंद्र से जब केंद्र के तल से जब गुजरता है तब ये mr²/4 जड़त्व आघूर्ण ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, छड़, यानी कि छड़ में हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो द्रव्यमान के केंद्र से गुजरने वाला छड़ के लंबवत जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो I = ml²/12। इसका सारे डिटेल्स आपको बताया जाएगा, सिर्फ अभी फॉर्मूला बताया जा रहा है ताकि आपके माइंड में रहे कि भाई ये ऐसा भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, छड़ के एक सिरा से गुजरने वाला छड़ के लंबवत का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो देखिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण I = ml²/3। ठीक है, बल आघूर्ण
को टॉर्क, यानी कि इसको ना टॉर्क संकेत, ये पिछले बार पूछ दिया था कि ये किसका मतलब कि बल आघूर्ण से निम्न में से किससे संकेत है, किसका सांकेतिक है। तो देखिए इसे टॉर्क से, इसको टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो टॉर्क इक्वल टू एफ डी, ठीक है, ये दूरी लंबवत देकर, है ना, और जब दूरी सीधा हो तब ये आर एफ साइन थीटा हम लोग यूज करते हैं ना। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं हम लोग। रेखीय गति में एफ इज इक्वल टू ए में होता है, वहीं बल आघूर्ण में जो है, यानी कि बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क से सूचित करते हैं और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यह द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान को एम और उसी को जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। तो एम की जगह पर आई हो जाएगा और ए की जगह पर हम लोग उधर पढ़े ही थे अल्फा। ठीक है, यानी अल्फा इज इक्वल टू एफ डी। ये सारे प्रश्न पूछ देते हैं। खोखला वलय के लिए जो है जड़त्व आघूर्ण होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। चकती ठोस बेलन के लिए आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। खोखला गोला का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? देखिए ये भी आई है ना, ये भी आई है। खोखला गोला का जड़त्व आघूर्ण आई इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर होगा ना। नेक्स्ट, ठोस गोला का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। घूर्णन त्रिज्या क्या होती है? घूर्णन त्रिज्या का देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन का जो फॉर्मूला होता है इसे के से सूचित करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। और इसी तरह से आपका प्रश्न पूछ देता है, अगर के स्क्वायर का मान पूछे तो आई डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा और दोनों का रूट हो जाएगा के इज इक्वल टू। ठीक है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। कोणीय संवेग को एल या जे से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। इसका जो मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ठीक है, रेखीय गति में एम की जगह पर आई यूज होता है। संवेग P इज इक्वल टू एम भी, तो एल इज इक्वल टू आई डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए संवेग आघूर्ण या फिर कोणीय संवेग, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लंबवत दूरी दे तब एल इज इक्वल टू पी डी होता है, यानी कि एल इज इक्वल टू एम भी डी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सीधा दूरी दो तो एल इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। जैसे टॉर्क इज इक्वल टू था ना, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, ठीक है, उसी प्रकार सीधा के लिए था। कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग या संवेग संरक्षण का सिद्धांत नहीं, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो कोणीय संवेग को किसी से एल या फिर जे सूचित करते हैं। तो एल इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L2 होगा, यानी कि आई ओमेगा। एल इज इक्वल टू क्या होता है? आई ओमेगा होता है। तो यहाँ आई ओमेगा 1 इज इक्वल टू आई 2 ओमेगा 2। ठीक है, अगर हम लोग जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाएंगे तो बाह्य बल अगर कार्य नहीं करे तो ओमेगा का मान जो है जड़त्व आघूर्ण का यहाँ जो है घटेगा। ठीक है ना। और अगर हम लोग आई का मान घटाएंगे तो ये घूर्णन गति क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तल के लंबवत लुढ़कन गति का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? तो E इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। ठीक है, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बटे एम आर स्क्वायर। ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन को हमारे ए को बढ़ाते हैं तो लुढ़कन गति बढ़ जाएगा, ए को घटाते हैं तो लुढ़कन गति घट जाएगा। नेक्स्ट, ये जड़त्व जो दृढ़ पिंड गति है, गति की है, इसका सारा फॉर्मूला जो है अभी खत्म होने वाला है। ठोस गोला का त्वरण कितना होता है याद रखिएगा। ये डायरेक्ट ये मान ही पूछ देता है, वैल्यू पूछ देता है। ठीक है, तो इसे आप रट लीजिएगा, जितने सारे फॉर्मूला होंगे सारे को रट लीजिएगा। चकती या फिर डिस्क त्वरण का जो है इसका मान क्या होता है त्वरण का? ए इज इक्वल टू होता है 0.76 जी साइन थीटा, यही 0.71 जी साइन थीटा होता है। खोखले गोला यानी होलो स्फीयर के लिए त्वरण का मान कितना होता है? 0.6 जी साइन थीटा। पिछले बार जो प्रश्न पूछ दिया था कि सबसे जो बड़ा होता है किसका त्वरण होता है, तो आप शायद इसमें मिलाकर देख सकते हैं कि इसमें सारा सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो ये ठोस गोला वाला है। वलय या रिंग का जो त्वरण होता है वो कितना होता है? 0.5 जी साइन थीटा। वहीं रेखीय गति में गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो यही घूर्णन गति में आई के इज इक्वल टू होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट उष्मा गतिकी की ओर चलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। जब ये चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ना तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स जो पहले आपको चैप्टर हम पढ़ाए हैं उसमें एकदम थोड़ा थोड़ा लिए हैं, लेकिन अभी जो ये पढ़ाएंगे इसमें आपको बहुत पूरे डिटेल्स के रूप में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए उष्मा गतिकी का प्रथम नियम डेल्टा क्यू
Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ जो है नोट में डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू पथ पर कार्य यानी कि पथ पर कार्य निर्भर करता है, ठीक है। मान बदलते रहता है इन दोनों का। लेकिन अवस्था फलन कौन होता है? आंतरिक ऊर्जा पर अवस्था फलन पर निर्भर करता है। आंतरिक ऊर्जा किस पर फलन करता है? ये। लेकिन पथ फलन किस पर? ये कार्य पर निर्भर करता है, ठीक है। पथ फलन किस पर निर्भर करता है? आपको पथ फलन और आंतरिक ऊर्जा का जो अवस्था फलन होता है सारे चीज़ अभी बताएंगे, ठीक है। चिन्ह परिपाटी देखिए, अगर डेल्टा क्यू जो है ये क्या है? डेल्टा क्यू ऊष्मा है। अगर ये प्राप्त होता है, मतलब हम प्राप्त करते हैं, अगर हम कुछ खाते हैं तो वो उससे हम लोग एनर्जी गेन होता है, ठीक है, ग्लूकॉन डी बनता है ना, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग ऊर्जा निष्कासित करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, दौड़ते हैं, तो हम लोग क्या होता है? ऊर्जा का नाश होता है, ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा। यही आंतरिक ऊर्जा जो है को डी से सूचित करते हैं। आंतरिक ऊर्जा बढ़ता है तो पॉजिटिव होता है और घटता है तो नेगेटिव होता है, बस याद रखिएगा ये चीज़। और W डेल्टा W यानी कि कार्य होता है अगर बाय द सिस्टम, निकाय द्वारा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि निकाय द्वारा यह प्रसार किया जा रहा है तो आप वहाँ पॉजिटिव मानेंगे ये डेल्टा W को, ठीक है। लेकिन ऑन द सिस्टम, निकाय पर अगर कार्य, कोई सिस्टम पर कार्य कर रहा है ये कार्य, तब वहाँ संपीड़न होता है, वो सिकुड़ता है, ठीक है ना, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। आदर्श गैस PV इज इक्वल टू एन आर टी। PV इज इक्वल टू आइडियल गैस, आदर्श गैस का समीकरण PV इज इक्वल टू NRT। अगर हम लोग देखिए इसके अनुसार अगर हम लोग आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल बढ़ता है, टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट समदाबीय प्रक्रम, ठीक है। समदाबीय प्रक्रम के बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, यानी कि ये जो होता है प्रोपोर्शनल चार्ल्स का नियम को फॉलो करता है, ठीक है। अगर V ज़्यादा बढ़ेगा तो टेम्परेचर T भी बढ़ेगा, याद रखेंगे। कार्य में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो होता है कार्य इज इक्वल टू होता है P ब्रैकेट V2 माइनस V1 होता है। डेल्टा Q इज इक्वल टू कोई चेंज नहीं होता है, समदाबीय प्रक्रम में कोई चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला जैसे का तैसा ही रहता है। अगर समदाबीय प्रक्रम का कोई भी प्रश्न पूछे तो आप समीकरण सेम लगाएंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू डी प्लस डेल्टा W, ठीक है। नेक्स्ट सम आयनिक प्रक्रम में क्या होता है? आइसोकोरिक, जिसमें क्या जो होता है ये वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होता है, यानी कि P1 बाई T1, P2 बाई T2, यानी P प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। यानी कि दाब जो है ताप के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम लोग P बढ़ाएंगे तो T बढ़ेगा और P घटाएंगे तो दाब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी घटेगा और दाब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ जो सम आयनिक परिवर्तन है, यानी कि आयनिक, यहाँ आयन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है आयतन में, तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा जो कार्य जो जीरो हो जाएगा और कार्य जीरो हो जाएगा तो डेल्टा W जीरो हो जाएगा और डेल्टा W जीरो हो जाएगा तो डेल्टा Q इज इक्वल टू DU हो जाएगा। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। आइसोतापीय, आइसोथर्मल किसे कहते हैं? इसमें T यानी कि ताप नियत रहता है, ठीक ना, जिसमें आंतरिक ऊर्जा जीरो होती है, ठीक है। जब टेम्परेचर ही जीरो रहेगा तो आंतरिक ऊर्जा तो रहेगा ना, वहीं बताए थे। देखिए इस जगह पे आपको बताए थे कि जब आंतरिक ऊर्जा जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जब आंतरिक ऊर्जा घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनर्जी आंतरिक ऊर्जा भी कांस्टेंट होगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। और ये जो शो करता है समतापीय यानी कि आइसोथर्मल, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी कि बॉयल्स नियम पर आधारित है। यानी कि यहाँ हो जाएगा ये DU इज इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W होता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्य जो होता है इसका NRTG ब्रैकेट V2 बाई V1। नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए ये जो है गामा इज इक्वल टू CP बाई CB, ये आप याद रखिएगा। गामा इज इक्वल टू CP, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। मेयर्स लॉ क्या कहलाता है? आपको डायरेक्ट पूछ देगा मेयर्स लॉ क्या है, निम्न में से कौन सा है। इस प्रकार के आपको इक्वेशन देंगे तो आपको इक्वेशन छाटना है। तो CP माइनस CB इज इक्वल टू R होता है, दैट्स द R इज मेयर्स वैल्यू। और यहाँ गैस कॉन्स्टेंट है, जो R का जो वैल्यू होता है 8 पॉइंट, ये भी पूछ देता है,
ठीक है। तो आर का जो वैल्यू होता है, वैल्यू कितना होता है, आर का जो वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, यानी कि 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, यानी कि 0.082 एटम्स पर मोल केल्विन होता है। ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब और आयतन में संबंध क्या होता है, तो P1, ये आपको प्रश्न, ये आपको सब फालतू लग रहे होंगे, तो यही सब पूछता है प्रश्न। भाई आपको कुछ सब हैंग कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन सारे प्रश्न पूछता है कि जब रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब और आयतन में संबंध क्या होता है, तो P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 स्क्वायर में गामा है। ताप और आयतन में संबंध क्या होता है, T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 गामा -1। यही दाब और ताप में क्या संबंध है, P1/P2, ये सब डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। P1/P2 स्क्वायर में है 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2/T1 का स्क्वायर गामा। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य जो होता है कितना होता है, W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा -1। ठीक है। इसको दूसरे रूप में हम लोग लिख सकते हैं NR इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा -1। ठीक है। ये परमाणुविक मान है। ठीक है। यहाँ देखिए जो है, एक परमाणुविक के लिए गामा का मान कितना होता है, 5/3। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। जितने सारे फॉर्मूला है सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिर्फ हम आपको बताते जा रहे हैं, आप नोट करते जाइएगा। गामा इज इक्वल टू 7/5। द्विपरमाणु के लिए गामा का मान क्या होता है, 7/5। त्रिपरमाणु के लिए गामा का मान 4/3 होता है। नेक्स्ट कार्नोट इंजन का जो सूत्र होता है, देखिए ये साइन से इसको सूचित करते हैं। ठीक है। किया गया कुल कार्य डिवाइडेड बाई प्राप्त ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, कार्नोट इंजन का दक्षता कहते हैं या फिर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है। यहाँ दक्षता N इज इक्वल टू W/Q1। ठीक है। यहाँ ईटा इज इक्वल टू W को हम लोग Q1 माइनस Q2 कर सकते हैं डिवाइडेड बाई Q1। अगर ये चीज़ अगर हम लोग अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल फार्मूला आपका निकल जाएगा। यानी कि अगर दक्षता आपको निकालने के लिए बोले, अगर ऊष्मा देगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है, अगर ताप देगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है। ठीक है। दोनों कंडीशन सेम ही है। यहाँ N इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1 है, और यहाँ N इज इक्वल टू N नहीं है, यानी कि ये कार्नोट इंजन की दक्षता है, इफिशियंसी है, और उसको इससे से सूचित करते हैं 1 माइनस T2/T1। नेक्स्ट चलिए हम लोग, नेक्स्ट जो है यहाँ ऊष्मा पंप है ना, पंप, ऊष्मा पंप का जो कार्य गुणांक को है एक बीटा से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। बीटा इज इक्वल टू Q2/WT, यानी कि बीटा इज इक्वल टू जो होता है Q2/Q1 माइनस Q2। ये प्रश्न देगा ऊष्मा का, डायरेक्ट आपको ऊष्मा पंप का फॉर्मूला से निकाल देना है। और यहाँ जो ओरिजिनल फार्मूला अगर ताप देगा तो ये वाला फार्मूला पर ऊष्मा पंप का, ऊष्मा इंजन का आपको निकालना है। और सबसे एकदम महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा हुआ था 8 दिसंबर को। ठीक है। कि कार्नोट इंजन और ऊष्मा इंजन या पंप में जो कार्य गुणांक का संबंध ज्ञात करें। तो देखिए कार्य गुणांक जो है बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये कार्नोट इंजन का दक्षता डिवाइडेड बाय N। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की एंट्रोपी की ओर चलते हैं हम लोग। तो एंट्रोपी दक्षता के ताप और ऊष्मा में संबंध, दक्षता के ताप और ऊष्मा में संबंध Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1। एंट्रोपी डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई T। आप बस ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है ना। चलिए दोलन, ओसिलेशन का सूत्र, सारे ओसिलेशन का सूत्र अभी हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ सरल आवर्त गति A अल्फा माइनस x होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। सरल आवर्त गति का जो विस्थापन का सूत्र होता है, इसको y को विस्थापन बोलते हैं। डिटेल्स रूप में सारे जानेंगे, अभी जो फार्मूला बता रहे हैं चुपचाप से लिखिए। ठीक है। क्योंकि फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है। y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है। नेक्स्ट चलिए, सरल आवर्त गति में वेग का समीकरण क्या होता है। सरल आवर्त गति में वेग का समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल टू A ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अगर विस्थापन दिया हो तो डायरेक्टली वेलोसिटी निकालने का सूत्र, विस्थापन दिया है, अगर डायरेक्टली आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सरल आवर्त गति में अधिकतम वेग कब होता है, ठीक है, अधिकतम वेग कब होता है, जब
वेलोसिटी माध्य स्थिति पर होता है, ठीक है। जब वेलोसिटी माध्य स्थिति पर होता है यानी कि बीच में होता है, मीन पोजीशन पर होता है, तब सरल आवर्त गति में मैक्सिमम जो है, सरल आवर्त गति में अधिकतम वेग का जो फॉर्मूला होता है वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा होता है। ए यहाँ क्या है, आयाम है, ठीक है। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में त्वरण का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, सारे फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम अमृत की तरह है एक एक फार्मूलाज, ठीक है। आपको अभी डायरेक्ट फार्मूला देख रहे होंगे तो आपको टेंशन हो रहे होंगे, लेकिन नहीं, सारे फार्मूलाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। नेक्स्ट, अधिकतम त्वरण कहाँ होता है, तो आयाम पर होता है। ये माध्य स्थिति पर है, ठीक है, आयाम पर होता है ना। तो ए मैक्स अधिकतम त्वरण, त्वरण को ए यानी कि ए मैक्स सबसे अधिकतम कहाँ होता है, तो ये आयाम पर होता है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर ए, यानी कि ए मैक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि देखिए, अगर अधिकतम वेग अगर आपको ज्ञात करने के लिए बोले तो त्वरण का मान जो है ये आयाम पर शून्य होता है, ये दोनों आयाम है, यहाँ त्वरण का मान शून्य होता है, लेकिन मीन पोजीशन पर अधिकतम होता है। वैसे ही अगर आपको पूछे कि अधिकतम त्वरण कहाँ होता है, तो अधिकतम त्वरण जो होता है आयाम पर होता है, ये दोनों पर होता है, और यहाँ जो है आपका वी मैक्स त्वरण जो है यहाँ 0 होता है। और देखिए, कोणीय आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू, अगर आपको यहाँ ए मैक्स और वी मैक्स का वैल्यू दिया हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ए मैक्स डिवाइडेड बाय वी मैक्स, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय वी मैक्स बाय ए मैक्स, ठीक है। ऐसे ही आयाम का अगर आपको फॉर्मूला अगर डायरेक्ट आयाम निकालने के लिए बोले तो वी स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय ए मैक्स हम लोग कर सकते हैं। इस सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा जो हो जाता है सरल आवर्त गति में ये हो जाता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर टी समय के साथ अगर गतिज ऊर्जा आपको निकालने के लिए बोले तो 1/2, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से सूचित करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर टी समय के साथ अगर हम इसको जोड़े तो स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी सरल आवर्त गति का स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये नॉर्मल स्थितिज ऊर्जा नहीं है, सरल आवर्त गति का स्थितिज ऊर्जा है, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ जो होता है आयाम पर तो हम लोग जाने थे कि ए मैक्स होता है और वी मैक्स होता है, ठीक है, तो यहाँ वी और ए दोनों 0 हो जाएगा। और वी मैक्स कहाँ होता है, तो यहाँ 0 माध्य स्थिति में वी मैक्स होता है, यानी कि जो सरल आवर्त गति का जो होता है मीन पोजीशन पर वेग जो होता है बहुत अधिक होता है, तो गतिज ऊर्जा का भी बहुत अधिक होता है। यही जो है यहाँ त्वरण जो है बी मैक्स यू मैक्स ज़्यादा होता है और यहाँ 0 होता है माध्य स्थिति पर, ठीक है। यानी कि वी मैक्स की तरह के मैक्स कार्य करता है, यानी कि सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा कार्य करता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम कहाँ होता है, तो मीन पोजीशन पर वी मैक्स की तरह, और यू मैक्स कहाँ होता है, तो ए मैक्स की तरह यू मैक्स। स्थितिज ऊर्जा सरल आवर्त गति का स्थितिज ऊर्जा आयाम पर होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड पर होता है। नेक्स्ट, कुल ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है 1/2, ये आपको बार बार फॉर्मूला पूछते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो बार बार फॉर्मूला आपका आएगा ये, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ठीक है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो ये आप ध्यान से देखेंगे। चेंज करने पर टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल इफेक्ट डिवाइडेड बाई जी इफेक्ट। धागे से गोले को लटका दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो इसका देखिए एल इफेक्ट इज इक्वल टू एल प्लस आर, यानी कि किसी हम लोग मजबूत चीज़ से किसी धागे को एक गोले को लटका दिए हैं तो ये गोले का त्रिज्या प्लस ये रस्सी की लंबाई दोनों एल इफेक्ट में जुट जाते हैं, ठीक है, तो वहीं से एल इफेक्ट लिए, यानी कि टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल प्लस आर डिवाइडेड बाई जी इसका सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सरल लोलक लिफ्ट ऊपर गति करे तब आवर्तकाल क्या होता है, ये आपके फॉर्मूला जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर
L डिवाइडेड बाई G प्लस A हो जाएगा, यानी कि यहाँ G में इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, सरल लोलक लिफ्ट में लिफ्ट अगर नीचे गति करे तब आवर्तकाल क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√अंडर L बाय G माइनस A, यानी कि यहाँ G इफेक्ट में ही चेंजिंग हो रहा है। अगर लिफ्ट का तार टूट जाए तब आवर्तकाल क्या हो जाता है, तो आवर्तकाल अनंत हो जाता है, यानी कि यहाँ दोलन नहीं करेगा। गाड़ी क्षैतिज दिशा में चले तब आवर्तकाल क्या हो जाता है, तब T इज इक्वल टू 2π√अंडर L डिवाइडेड बाई G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आप एकदम ध्यान देते रहिएगा, सारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना। आप अभी पढ़े नहीं है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे होंगे तो अकबका रहे होंगे, तो अकबकाना नहीं है। आपको लैब स्टेंट में एक सीट ले लेना है, ठीक है, एक सीट मुझे चाहिए बस, यही संकल्प के साथ आप रहिए, पक्का होगा। भारित स्प्रिंग का जो प्रत्यानयन बल का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस KX। ठीक है, भारित स्प्रिंग से लटकाए गए द्रव्यमान जो होता है अधिकतम होता है, उसका जो आवर्तकाल क्या होता है, भारित स्प्रिंग से लटकाए गए द्रव्यमान का आवर्तकाल क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√अंडर M डिवाइडेड बाई K, इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो है भारित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। U इज इक्वल टू 1/kx स्क्वायर, स्प्रिंग के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया जा रहा है। जब स्प्रिंग में एक विरलन हो, यानी कि खिंचाव से दूसरी विरलन में जाता हो, तब ऊर्जा और कार्य का सूत्र क्या हो जाता है, तब 1/2k ब्रैकेट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, दोनों स्थिति में होगा। स्प्रिंग का नियतांक इज इक्वल टू क्या होता है, K प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है। ठीक है, यहाँ अगर एक स्प्रिंग को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ये न्यूमेरिकल्स आता है, इस पर सारे पर न्यूमेरिकल्स आता है और न्यूमेरिकल्स आपको बनाकर दिखाएंगे भी, जिसकी लंबाई का अनुपात P रेशियो Q है, तब स्प्रिंग का नियतांक क्या हो जाएगा। तो देखिए स्प्रिंग का नियतांक ये इधर का, देखिए यहाँ डिवाइड किया गया है ना, ये इधर का जो नियतांक है क्या है और इधर का नियतांक क्या है, P Q है। तो K इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू P प्लस Q डिवाइडेड बाई P K, K2 इज इक्वल टू P प्लस Q डिवाइडेड बाई Q इंटू K। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्यों चलते हैं। स्प्रिंग को n बराबर भागों में काटा जाए तब क्या होता है, तो एक भाग स्प्रिंग का नियतांक होता है K डैश इज इक्वल टू NK। सरल लोलक में मुक्त आवर्तकाल कितना होता है, T इज इक्वल टू 2π√अंडर L बाई G। सारे फार्मूला को आपको पढ़ाया जा रहा है, सारे फार्मूला को नोट कर लेंगे। सरल लोलक में मुक्त आवृत्ति क्या होती है, F इज इक्वल टू 1/2π√अंडर G बाई L, है ना। स्प्रिंग लोलक की मुक्त आवृत्ति क्या होती है, F इज इक्वल टू 1/T, यानी कि 1/2√अंडर, ये चेंज हो जाएगा K बाई M हो जाएगा। ठीक है, अवमंदित दोलन F V इज इक्वल टू B भी। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं हम लोग। अनोदी और प्रणोदी बल के साथ लग जाए तब आयाम का सूत्र क्या हो। अनोदी और प्रणोदी बल एक साथ लग जाए तब इसका सूत्र क्या होता है, आयाम इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई √अंडर M स्क्वायर ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा DB स्क्वायर। अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा K कुल ऊर्जा E के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि K इज इक्वल टू U इज इक्वल टू सभी, यानी कि सारे सेम होता है। उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, 1/2 M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। रेजोनेंस अगर अनुनाद का बात करें तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा D होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं तरंग के समीकरण में, जो कि कितना इंपॉर्टेंट है तरंग के सारे समीकरण, है ना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत का जो सूत्र है y इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तरंग का जो समीकरण होता है ये डायरेक्टली आपसे पूछ दिया जाता है, न्यूमेरिकल्स में भी या फिर डायरेक्टली भी पूछ दिया जाता है। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx होता है। तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। अगर संचरण नियतांक k है तो k इज इक्वल टू 2π बाई लैम्डा होता है और लैम्डा इज इक्वल टू 2π बाई k होता है। कण का वेग इज इक्वल टू क्या होता है, कण का वेग जो आपको अगर निकालने के लिए बोले तो फॉर्मूला कण का वेग का इज इक्वल टू क्या होता है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा √अंडर a स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट y स्क्वायर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बता रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तरंग का वेग अगर लैम्डा और आपको आवर्तकाल डायरेक्ट दिया हो, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक ना। तरंग देखिए v इक्वल टू एफ लैम्डा भी या एन लैम्डा या न्यू ये लैम्डा, ठीक है। ये सब आवृत्ति है, एफ ये और ये आवृत्ति के संकेत है। तरंग के समीकरण से अगर डायरेक्ट तरंग का वेग निकालना हो, ठीक है, तरंग का समीकरण दिया हुआ है, देखिए तरंग का यहाँ समीकरण दिया हुआ है। अगर यहाँ से आपको वेग निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। तरंग का समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 2t माइनस 2kx इस प्रकार से दिया हुआ है 5 साइन। तो इस प्रकार से आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहाँ v इक्वल टू ओमेगा बाई के, यानी ओमेगा यहाँ अगर 5 दिया हुआ रहता 5t माइनस 7x, तब 5/7 इसका डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। पथांतर को x से सूचित किया जाता है और कलांतर को 5 से, याद रखिएगा। x इक्वल टू x2 x1 माइनस x2, यही जबकि फाई इज इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2 होता है। कलांतर और पथांतर में जो संबंध होता है फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू एक्स बाय लैम्डा। समपोषी व्यक्तीकरण का अगर यही बात करें तो है फाई इज इक्वल टू एन टू एन पाई, एक्स इज इक्वल टू एन पाई। आपको अगर इजी पढ़ना है ना, इजी जो बेसिक नॉलेज होता है समीकरण का, फॉर्मूलाज का, वो इसी वीडियो में आगे बताया गया है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को अवश्य देखें और एकदम इधर ध्यान दें, किस पर, इधर ध्यान दें, बुक का पर, ठीक है ना। आयाम इज इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, एम एक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू होता है। यही तरंग की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर वी ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ये हम लोग ये की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। समपोषी व्यतिकरण की तीव्रता क्या होती है, आई मैक्स इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट आपको आई मैक्स निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। आई मैक्स इज इक्वल टू, तो ब्रैकेट के अंदर I1, ठीक है, I1 प्लस रूट अंडर I2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। यहीं विनाशी व्यतिकरण में जो कलांतर हो जाएंगे फाई इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ आयाम मीन यानी कि आई मीन है, और ये ए मैक्स में a प्लस ए टू होता है, a1 प्लस ए टू, ए मीन में a1 माइनस ए टू होता है। यही आई मीन इज इक्वल टू रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का स्क्वायर होता है। व्यतिकरण में किसी बिंदु पर आयाम का सूत्र याद रखिएगा। व्यतिकरण में अगर किसी बिंदु पर आयाम का सूत्र पूछे तो a इज इक्वल टू रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई होता है, ठीक है। व्यतिकरण में किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र क्या होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस फाई। नेक्स्ट, समपोषी व्यतिकरण की तीव्रता क्या होती है, तो ये मैक्स होता है, आई मैक्स इज इक्वल टू रूट अंडर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जब I1 इज इक्वल टू I1 हो तब, I1 इज इक्वल टू I2 हो तब, कलांतर फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन हो तो जो है पथांतर λ/6 होता है, और इसका जो आयाम हो जाएगा √3A1 हो जाएगा, I इज इक्वल टू 3I1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी प्रकार से अगर फाई इज इक्वल टू 120 डिग्री हो, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू λ/3, तो a जो आयाम होता है ये आयाम के बराबर ही होता है, ठीक है। यही फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो या फिर π/2 रेडियन में, तो x इज इक्वल टू λ/2, a इज इक्वल टू √2A1। इसी प्रकार से आपका जो है ये निकालने के लिए बोल देगा। जो स्वरित्र के बारे में अगर जान लेते हैं, स्वरित्र मोम भारित करने पर जो है आवृत्ति कब कम होती है स्वरित्र की, यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क की लंबाई बढ़ाने पर आवृत्ति कम होती है, गर्म करने पर ये बहुत ही ज़्यादा VVI है। स्वरित्र को आवृत्ति कब बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो आवृत्ति को हम लोग काटने और खींचने से इसका आवृत्ति ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्रमागत प्रस्पंदों की दूरी कितना होती है, λ/2। क्रमागत निस्पंदों की दूरी कितना होती है, λ/2। क्रमागत निस्पंद और प्रस्पंद की दूरी कितनी होती है, λ/4। प्रगामी तरंग का समीकरण, ये देखिए एकदम VVI इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx।
अप्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, यानी y इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दाब तरंग का समीकरण क्या होता है, तो p इक्वल टू पी नॉट कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खींची गई हुई डोरी में जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है, दोनों सिरा जब पाइप खुला रहे तो यू एन इक्वल टू एन बी बाई 2L होता है। एक सिरा जब खुला रहे ऑर्गन पाइप का तो यू एन इक्वल टू 2n माइनस 1 BL बाई 4L होता है। डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू डैश इक्वल टू V1 प्लस माइनस V2 डिवाइडेड बाई V प्लस माइनस V2 न्यू। आवृत्ति में प्रतिशत का जो परिवर्तन होता है VS डिवाइडेड बाई V प्लस माइनस V1 PS मल्टीपल 100। ठीक है, चलिए आपका दोस्तों यहाँ से अब होता है जितने 11th और 12th के इम्पॉर्टेंट समीकरण हैं, आपके फार्मूलाज हैं, उसको देखते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा ये लेविस्टेंट और पीजीटी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत आवेश Q इक्वल टू IT होता है, यानी कि I को धारा, T को समय, हिंदी में भी लिख दिया गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल बाई आवेश होता है F बाई Q। विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विद्युत जो फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति का, विद्युत विभव मल्टीपल धारा होता है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से सूचित करते हैं। बस आप इसको भी याद कीजिएगा, फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा। पैराविद्युतांक K इक्वल टू E एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और एक और होता है C बाई C नॉट, प्रकाश की चाल निर्वात में, और ऐसे। विद्युतशीलता इक्वल टू क्या होती है, 1 बाई एफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा सूचित करते हैं, Q बाई L यानी कि आवेश डिवाइडेड बाई लंबाई होती है इसका फॉर्मूला। पृष्ठ आवेश का घनत्व जो इसको सीमा सूचित करते हैं, इसका जो होता है फॉर्मूला आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट, आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू Q बाई B होता है। प्रकाश संबंधी सूत्र को याद करें हम लोग, तो F इज इक्वल टू, F को फोकस दूरी कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R बाई 2। ठीक है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू यानी कि वस्तु की दूरी, और 1 प्लस 1 बाई भी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। ठीक है, यही रेखीय आवेदन को हम लोग एम से सूचित करते हैं। यहाँ माइनस बी बाई यू होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्लास की ओर हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट क्लास है क्या है आपका, लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1 बाई एफ है। विद्युत धारा संबंधी सूत्र क्या है, R इक्वल टू विद्युत विभव बटे धारा, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को हम लोग रो से सूचित करते हैं, दिस इज नॉट अ P, ये रो है इस प्रकार से। तो प्रतिरोध बटे क्षेत्रफल, प्रतिरोध मल्टीपल क्षेत्रफल बटे लंबाई। चालकता को किससे सूचित करते हैं, सिग्मा से 1 बाई प्रतिरोध यानी कि 1 बाई R। और आपको डिटेल्स में क्लास कराया जा रहा है ना, तो उसके सारे ये सब सारे एकदम डिटेल्स रूप में पढ़ाए गए हैं, तो आप देख सकते हो उसमें। आपको यहाँ सिर्फ फॉर्मूला को बताया जा रहा है ना। चलिए, धारा घनत्व को किसी से J से सूचित करते हैं, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। गतिशीलता को म्यू से सूचित करते हैं, अपवाहक वेग बटे विद्युत क्षेत्रफल। विद्युत ऊर्जा जो होती है इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश मल्टीपल विभव। विद्युत शक्ति IR होता है। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से संबंधित सूचित जो फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं। रेले का नियम, यही डायरेक्ट पूछ दिया था, ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। रेले का नियम I प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा 4 होता है। ठीक है, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक सूत्र क्या होता है, n-1 डिवाइडेड बाय R। रेखीय आवर्धन V बाई U। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, संपर्क में दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी क्या होती है, 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। ठीक है, रेले का नियम क्या कहता है, I प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 4 लैम्डा 4, 1 बाई लैम्डा 4। प्रकाश की द्वितीय द्वैत प्रकृति में क्या होता है, फोटोन की ऊर्जा इज इक्वल टू प्लांक नियतांक h न्यू। ठीक है, आवृत्ति न्यू। नेक्स्ट, डी ब्रोगली को लैम्डा सूचित करते हैं, इसका जो होता है प्लांक क्वांटम प्लस प्लांक नियतांक h मल्टीपल p। मापन संबंधी सूत्र जो होता है, वेग को विस्थापन मल्टीपल समांतराल चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, इसका सारे विमीय सूत्र एसआई मात्रक सारे करा दिए गए हैं, है ना। क्षेत्रफल लंबाई मल्टीपल चौड़ाई। बल का जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, बच्चा भी जानता है लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कभी कभी एग्जाम में। घनत्व इज इक्वल टू रो से सूचित करते हैं, एम डिवाइडेड बाई भी। दाब को पी से सूचित करते हैं, एफ डिवाइडेड बाई ए, है ना।
प्रति सरल लोलक का आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2πL/g होता है। संवेग इज इक्वल टू a यानी कि p इज इक्वल टू mv होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वृत्तीय गति घूर्णन गति में जो संबंधित सूत्र होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कोणीय विस्थापन दूरी बटा त्रिज्या, बल आघूर्ण बल मल्टीपल अक्षों के बीच की दूरी, कोणीय संवेग को जे से सूचित करते हैं p इक्वल टू r, घूर्णन त्रिज्या को हम लोग k से सूचित करते हैं, जड़त्व आघूर्ण बटे m, जड़त्व आघूर्ण को I से सूचित करते हैं, I इक्वल टू mr स्क्वायर, कोणीय वेग इक्वल टू कोण बटे समय। बेटू गुस्सा नहीं ना सोनू। रेखीय वेग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, त्रिज्या मल्टीपल कोणीय वेग। कोणीय त्वरण का जो मान होता है क्या होता है, कोणीय वेग बटे समय अंतराल। अभिकेंद्रीय त्वरण का जो समीकरण होता है वो होता है त्रिज्या यानी कि r मल्टीपल कोणीय वेग ओमेगा स्क्वायर। अभिकेंद्र बल m F इक्वल टू m मल्टीपल अभिकेंद्र त्वरण, F इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है 1/t आवर्तकाल। नेक्स्ट कार्य शक्ति और ऊर्जा संबंधी सूत्र, कार्य इक्वल टू एफ एस होता है, यही सामर्थ्य शक्ति बराबर पी इक्वल टू W/T। नेक्स्ट गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh, m क्या है द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। गुरुत्वाकर्षण संबंधी सूत्र, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है g मल्टीपल me बटे re, me है पृथ्वी का द्रव्यमान, re है पृथ्वी की त्रिज्या। और ये सब जब आप क्लास करेंगे तो सारे की पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है सारे क्लास में करा दिए गए हैं। प्लायन वेग का मान कितना होता है √2GE, प्लायन वेग का कक्षीय वेग का जो होता है प्लायन वेग डिवाइडेड बाय √2 होता है। प्रत्यास्था संबंधी सूत्र क्या होते हैं देख लेते हैं। प्रतिबल इज इक्वल टू आंतरिक बल बटे क्षेत्रफल, विकृति इज इक्वल टू लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। प्रत्यास्था गुणांक को ई से सूचित करते हैं, प्रतिबल बटे विकृति होता है इसका आंसर। कार्य इज इक्वल टू 1/2 प्रतिबल मल्टीपल विकृति होता है। वेग प्रवणता किसे कहते हैं, वेग बटे दूरी को। द्रवों का प्रवाह संबंधी सूत्र श्यानता गुणांक को एन से सूचित करते हैं, बल बटे क्षेत्रफल मल्टीपल वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दाब प्रवणता, दाब बटे दूरी। पृष्ठ तनाव को टी से सूचित करते हैं F/L। ऊष्मीय प्रसार संबंधी सूत्र विशिष्ट ऊष्मा को सी से सूचित करते हैं Q डिवाइडेड बाय M मल्टीपल डेल्टा T। गुप्त ऊष्मा को L से सूचित करते हैं Q/M। दाब ऊर्जा इज इक्वल टू दाब मल्टीपल आयतन। पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। ऊष्मा चालकता गुणांक को K से सूचित करते हैं Q मल्टीपल I A डेल्टा T, A मल्टीपल T डेल्टा T। ऊष्मीय प्रतिरोध को R सूचित करते हैं 1 ऊष्मीय चालकता बटे क्षेत्रफल गुणांक। सक्रियता को किससे सूचित करते हैं, विघटन बटे समय। दक्षता निर्गत कार्य बटे निवेशी कार्य। ठीक है, बोल्ट्जमैन नियतांक को के सूचित करते हैं गतिज ऊर्जा बटे ताप होता है इसका सही आंसर। और ये है आपका फॉर्मूला का लास्ट फॉर्मूला फिजिक्स का, और आपका यहाँ कंप्लीट होता है। विद्युत विभव यानी कि 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। विद्युत द्विध्रुव 2 इंटू आवेश मल्टीपल लंबवत दूरी। चुंबकीय बल इज इक्वल टू विद्युतीय क्षेत्र E डिवाइडेड बाई V। लॉरेंज बल धन आवेश मल्टीपल चुंबकीय क्षेत्र मल्टीपल वेग। प्रकाश की चाल C इज इक्वल टू 1/μ0ε0। चुंबकीय फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं, 5B से यानी कि P डिवाइडेड बाई T। दोस्तों आपका यहाँ जो है ख़त्म हुआ लैबिस्टेंट और पीजीटी और ऑल फार्मूलाज, ऑल एग्जाम्स के लिए फार्मूला जो होता है फिजिक्स का, सारे फिजिक्स का फार्मूला ख़त्म हुआ और जो भी बचे हैं अगले क्लास में करा दिए जाएंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर अपने दोस्तों के पास शेयर करना चाहते हैं तो अवश्य कर लें। ठीक है, और यहाँ नागपुरी का लोक साहित्य लोक संगीत के पूरे बुक का शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है, आप अवश्य देखें। धन्यवाद।